एक जुनून है। माधव सुबह से ही काफी चिंतित था। कारण था मैट्रिक का रिजल्ट। माधव के बाबूजी सुबह टहलकर आते समय हिंदुस्तान अखबार लेकर आते हैं और माधव को कहते हैं, अपना रोल नंबर बता, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है। माधव अपना रोल नंबर चेक करता है। माधव परीक्षा 3rd डिवीजन से पास कर पाता है और इंजीनियर बनने का शौक भी चकनाचूर हो जाता है। अब माधव अपने माता पिता से ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे ISC इंटर साइंस से करनी है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाए और बाबूजी से कह ही डाला कि मुझे ISC करनी है। चूंकि माधव छोटी जाति का है, इसलिए आश्वस्त था कि उसका चयन किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा। माधव ने अपने शहर के सभी कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन दिया, पर उसके मैट्रिक में इतने कम नंबर थे कि किसी भी श्रेणी में उसका चयन नहीं हुआ। फिर माधव ने एक सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज में आवेदन दिया और उसका चयन इस बार हो गया। माधव चंपारण का रहने वाला, जहां कॉलेजों में सिर्फ नाम होना जरूरी होता है, कॉलेज जाना जरूरी नहीं होता। पर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए माधव ने भौतिकी, रसायन, गणित और अंग्रेजी का ट्यूशन ज्वाइन किया। पढ़ाई की रफ्तार अच्छी चल रही थी, सिर्फ गणित के सवाल पर उसकी हेकड़ी निकल जाती थी। कैलकुलस के सवाल को वह कैलकुलेट ही नहीं कर पाता था। जैसे जैसे एग्जाम का समय पास आता जा रहा था, वह घबराता जा रहा था। एग्जाम पास करना माधव के लिए अनिवार्य था, क्योंकि उसने हट करके ISC को चुना था। किसी तरह एग्जाम में नकल कर 3rd डिवीजन से पास हो ही गया। इंटर पास करने के बाद उसने BSc करने के लिए रसायन शास्त्र को मुख्य विषय के रूप में चुना, पर उसके इतने कम नंबर थे कि अपने ही कॉलेज में उसका आवेदन रद्द हो गया। फिर पैसे देकर उसने अपना एडमिशन एक विश्वविद्यालय में करवा लिया। अब माधव BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। रसायन विज्ञान पढ़ते पढ़ते उसके शरीर में केमिकल लोचा होना शुरू हुआ, यानी कुछ अजीब सी फीलिंग्स काम करनी शुरू हो गई। ये फीलिंग्स तभी होती थी जब वह अंकिता को देखता था। अंकिता जैसी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। वो थोड़ी लंबी जरूर थी, पर ईश्वर ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया था। उसकी आंखें मानो झील में पड़ी सूरज की पहली किरण, उसके होंठ मानो शरबत की पहली मिठास। रसायन की ट्यूशन में दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे से मिली। क्योंकि लड़के व लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते थे, इसलिए दाएं तरफ के बेंच पर लड़कियां और बाएं तरफ की बेंच पर लड़के बैठते थे। माधव के समानांतर दाएं बेंच पर अंकिता बैठती थी। मौका मिलने पर दोनों एक दूसरे को देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अंकिता की एक खास बात थी कि वह किसी से बात नहीं करती थी, पर सभी लड़के मौका मिलने पर उसे देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब अंकिता को मौका मिलता था तो वह माधव की तरफ ही देखती रहती थी। अंकिता की नजर जब माधव पर पड़ती, माधव के दिल को घायल कर जाती, और जब अंकिता अपने कोमल गुलाबी होठों से मुस्कान बिखेरती तो अंकिता की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती। जब क्लास खत्म होती और अंकिता क्लास से बाहर तक चलकर आती है, अंकिता की कमर तक उसके बाल और बालों की लट बार बार उसके गालों पर आ जाती। फिर वह उन लटों को कान के पीछे करती है। उसे देख माधव तो जैसे पागल ही हो जाता है। माधव अब अंकिता से बातें करने के बहाने ढूंढने लगा था। अंकिता की कुछ सहेलियां अंकिता से कहती हैं, यार ये माधव क्लास में हमेशा तुमको घूरता रहता है। अंकिता को ये सुनकर अच्छा लगता है। कभी कभी दोनों की नजरों का टकराना बहुत देर तक चलता रहता था। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर शायद या तो डरते थे या शर्माते थे। माधव अपने मन की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता था। जब किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है तो सारे शहर को पता चल जाता है, पर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ भी जाए तो खुद लड़की के अलावा कोई नहीं जानता। जिस तरह हर लव स्टोरी में एक विलेन होता है, इस स्टोरी में भी एक विलेन था, कुणाल, जो माधव को बदनाम करना चाहता था। कुणाल एक पतला दुबला लड़का था और चेहरे का रंग काला, पर था एक नंबर का शातिर। जब से कुणाल को ये पता चला कि अंकिता और माधव के बीच कुछ बहुत खास है, तो उसने माधव को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस बात से माधव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ डर इस बात का था कि यह बात कोचिंग के सर तक न पहुंच जाए। सर यह बात जान जाएंगे तो उनकी नजर में माधव बुरा साबित हो जाएगा और सर उसे सबसे पिछली बेंच पर बैठने को कह देंगे, जिससे वह अंकिता से आंखें चार नहीं कर पाएगा।
कुणाल ने अब नई तरकीब निकाली। उसने ट्यूशन में जल्द आना शुरू किया और माधव की जगह पर बैठना शुरू कर दिया, पर वह इस बात से अनजान था कि प्यार बेंच और जगह नहीं देखता, वह अपनी जगह स्वयं बना लेता है। माधव कुणाल को कुछ नहीं कहना चाहता था, फिर भी उसने कुणाल से कहा, कुणाल, यहाँ पर तो हमेशा मैं बैठता हूँ। कुणाल सिर उठाकर माधव की तरफ देखता है और कहता है कि देखो माधव, ऐसा है कि इस बेंच पर न तो तुम्हारा नाम लिखा है और न ही इसके मालिक तुम हो। जो पहले आएगा वो अपनी खुशी से जहां मन हो बैठ सकता है। माधव ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा और पीछे की जगह पर जाकर बैठ गया और उस जगह पर अपना नाम लिख दिया। अंकिता चुपचाप ये सब देख रही थी। 2 दिन इसी तरह चला, पर तीसरे दिन अंकिता भी लेट से आई और पीछे की समांतर बेंच पर बैठ गई और वहां पर अपना नाम लिख दिया। अंकिता माधव की तरफ हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए देखती है। कुणाल ये घटना देख रहा था। इस घटना के बाद ट्यूशन के सभी छात्र छात्राएं ये तो जान गए थे कि माधव और अंकिता में कुछ केमिस्ट्री चल रही है। ये बात शायद सर को भी पता चल गई थी, पर सर को इन सब बातों से क्या लेना देना था। उनको तो बस अपनी फीस से मतलब था, जो प्रत्येक महीने उन्हें मिल जाया करती थी। माधव अंकिता से अपने दिल का हाल बयां करना चाहता था, पर उसे डर लगता था। शायद वह न सुनने से डरता था। माधव की एक फ्रेंड है काजल, जो माधव के साथ केमिस्ट्री क्लास में ट्यूशन पढ़ने जाती है और माधव के मोहल्ले की है। ट्यूशन जाते समय अक्सर रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। माधव काजल से कहता है, काजल एक हेल्प करोगी? काजल कहती है, कैसी हेल्प माधव? अगर मेरे वश में होगा तो जरूर करूंगी। माधव काजल की तरफ देखता है, फिर कहता है, मुझे अंकिता बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसका नंबर चाहिए। इस बात पर काजल कहती है, माधव तुमको एक बात समझाना चाहती हूँ। पहली बात ये कि जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो, अंकिता से भी कर सकते हो। अगर तुम आमने सामने बात नहीं कर सकते तो नंबर लेकर भी कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियां सच्चा और ईमानदार बॉयफ्रेंड चाहती हैं, और वैसे भी दिल की बात हमेशा दिल में नहीं रखनी चाहिए, उसे बयां कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको ये सोचकर मन में संतोष तो रहे कि आपने कोशिश तो की थी, चाहे सामने से जवाब सकारात्मक हो या नकारात्मक। माधव यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे अंकिता से बात करे। वह ट्यूशन में या ट्यूशन खत्म होने के बाद भी उससे बात नहीं कर सकता था, कारण कि सभी छात्र जान जाएंगे। फिर बात का बतंगड़ बनाकर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे अंकिता भी बदनाम होगी और वह खुद भी। माधव अंकिता के चरित्र पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली कि शनिवार को वह ट्यूशन लेट से जाएगा। जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो वह अंकिता की साइकिल के टायर से हवा निकाल देगा। जब ट्यूशन खत्म होगा और अंकिता बाहर आएगी और देखेगी कि उसका टायर पंचर है, तो वह पैदल जाएगी। उसी समय माधव भी उसके साथ हो लेगा। यह इश्क आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक दूसरे को जानने व पहचानने के बाद माधव अपने दिल की बात बता देगा, और उसने ऐसा ही किया। वह शनिवार कोचिंग लेट से पहुंचा। क्लास अंदर चल रही थी। उसने धीरे से अपनी साइकिल लगाई और अंकिता की साइकिल की तरफ बढ़ा। माधव अंकिता की साइकिल की हवा निकाल देता है और फुस की आवाज इतनी तेज निकली कि क्लास तक पहुंच गई। अंदर से किसी की आवाज आई, शायद किसी की साइकिल की हवा निकल गई। माधव के कानों में यह बात आई तो वह डर गया और सोचा कि अगर मैं कोचिंग के अंदर गया और जब कोचिंग समाप्त होगी और सब देखेंगे कि अंकिता की साइकिल की हवा निकली हुई है, तो सब मुझ पर ही शक करेंगे और मैं अंकिता की नजरों से भी गिर जाऊंगा। वह गिरा हुआ इंसान नहीं बनना चाहता था। ये सब सोचकर वह वहां से धीरे से निकल गया और पूरी रफ्तार से पान की एक दुकान पर पहुंच गया। माधव पान वाले को एक मीठा पान बनाने को कहता है, क्योंकि अभी भी क्लास खत्म होने में 1 घंटे का समय था। इसलिए वह उस समय को पान के साथ अंकिता के इंतजार के एहसास को कुछ कम करने के लिए बिताना चाहता था। माधव अगर अंकिता को बिना देखे हुए घर लौटेगा तो सारी रात और रविवार की छुट्टी भी उसे बेकार सी लगेगी। इसलिए वह पान की दुकान से अंकिता को कोचिंग क्लास से निकलते देखना चाहता था। इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। कोचिंग क्लास खत्म हुई। सभी छात्र बाहर निकल रहे थे, पर माधव की नजरें सिर्फ और सिर्फ अंकिता को ढूंढ रही थी। अंकिता अब दूर से नजर आने लगी थी।
माधव चोरी चोरी उसे देख रहा था। सभी छात्र व छात्राएं अपनी अपनी साइकिल की तरफ जा रहे थे। सबने पहले अपनी साइकिल के टायर को देखा क्योंकि अंकिता की साइकिल सबसे भीतर थी। सभी छात्र साइकिल लेकर अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। अंकिता ने भी सबसे पहले अपने टायर पर नजर डाली, फिर साइकिल का लॉक खोला और साइकिल की डोलची में अपनी पुस्तक व कॉपी को रखकर साइकिल लिए पैदल चलने लगी। माधव सामने की पान के दुकान से उसे निहार रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके सिर से पतली बालों की एक लट जो उसके चेहरे से होती हुई उसके कंधे तक आ रही थी, गजब की खूबसूरत लग रही थी। फिर अंकिता अपने हाथों से उस लट को अपने कानों के पीछे ले जाती है। जैसे जैसे वह सामने आती गई, माधव के दिल की धड़कनें तेज होती गई। माधव अभी भी छुपकर उसे देख रहा था। अंकिता बहुत नाखुश थी। एक तो उसने माधव को आज नहीं देखा और फिर साइकिल भी पंचर हो चुकी थी। शायद उसकी आंखें नम थीं। इसका कारण ये था कि कोई साइकिल रिपेयरिंग की दुकान आसपास नहीं थी। उसकी हालत देखकर माधव को खुद पर गुस्सा आया। उसके अंदर से आवाज आई, माधव उसके पास जा और सब सच कह दे और उसकी साइकिल में हवा भरवा कर ला दे। पर दिमाग कुछ और कह रहा था, नहीं माधव, अगर तू उसके समक्ष गया तो हो सकता है वो तुझे इस करतूत के कारण कभी माफ न करे और तुम्हारे प्यार की कश्ती यहीं पर डूब जाए। इतना सोचने के बाद माधव ने उसे जाने दिया और पीछे से उसको देखता रहा। चूंकि जून का महीना था और गर्मी भी चरम पर थी, वह लड़खड़ाती हुई जा रही थी। शायद उसके पैर के तलवों पर पसीना जम गया था। वह दूर एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर रुकी, हवा भरवाई, फिर वहां से चल दी। माधव दूर से उसे देखता रहा और खुद को कोसता रहा। पान वाले को एक मीठा पान बनाने को कहा। पान मुंह में डाला और माधव वहां से चल दिया। जब माधव साइकिल पर बैठकर जा रहा था तो उसे अंकिता की याद आने लगी। उसके बालों की वह लट जिसे वह बार बार अपने कान के पीछे छिपाती नजर आ रही थी। माधव के अंदर से फिर आवाज आई, अगर लट को कानों के पीछे ही छुपाना पड़े तो रखती क्यों है। ये सब सोचते सोचते वह घर की तरफ बढ़ता चला गया और घर पहुंच भी गया। हाथ पैर धोने के बाद मम्मी से चाय लेकर वह छत पर चला गया। छत पर एक कुर्सी हमेशा रहती थी, उस पर बैठ चाय की चुस्की लेते हुए माधव फिर अंकिता के ख्यालों में खो गया। धीरे धीरे रात भी होती गई। डिनर करने के बाद सोने अपने बिस्तर पर चला गया। जैसे ही आंखें बंद की, अंकिता का मासूम चेहरा उसके सामने आ गया। माधव के पूरे शरीर में एक अद्भुत एहसास हिलोरे ले रहा था। तभी अंकिता का नम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, मानो वह रो रही थी। उसकी आंखों की नमी का कारण माधव खुद को मान रहा था, क्योंकि उसने उसके टायर की हवा निकाली थी। वह शायद खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वह सारी रात सो नहीं पाया। करवटें बदलते बदलते सुबह के 4 बज चुके थे, पर फिर भी उसे नींद नहीं आई। फिर कब वह सो गया उसे भी नहीं पता। वैसे भी पहला प्यार होता ही ऐसा है जो सुकून देता है और सुख चैन चुरा लेता है, और हाँ, रातों की नींद भी। सुबह 9 बजे माधव की आंख खुली और चाय का कप लिए टी चलाकर फिल्म देखने लगा। इस तरह रविवार का दिन भी गुजर गया।